महीने की शुरुआत में तेलंगाना के राजनीतिक गलियारे में ये खबर तेजी से फैली कि शीर्ष माओवादी नेता मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में आत्मसमर्पण करेंगे। उनके गृह जिले करीमनगर में यह चर्चा आम थी। अफवाहें हैं कि एसआईबी की एक टीम पिछले कुछ महीनों से नेपाल में बीमार गणपति के संपर्क में थी और गणपति के आत्मसमर्पण की कभी भी घोषणा की जा सकती है। इस बीच एक पूर्व विधायक ने गणपति के बेटे से बातचीत करके दावा किया है कि गणपति का जल्दी ही आत्मसमर्पण होने वाला है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। क्या माओवादी नेता गणपति ने आत्मसमर्पण कर दिया है? यह अफवाह मार्च के शुरुआती दिनों से ही चर्चा में है। तेलुगु मीडिया के एक बड़े हिस्से में तो आत्मसमर्पण की बात पिछले कई दिनों से तैर रही है। परिवार के सदस्य भी इस अफवाह पर भरोसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में गणपति के समर्पण की तैयारी हो चुकी है। इस बीच पूर्व विधायक और आरटीसी अध्यक्ष गोन प्रकाश राव ने गणपति के बेटे से बातचीत की और दावा किया कि गणपति का कभी भी आत्मसमर्पण हो सकता है। गोन प्रकाश राव ने गणपति के बेटे से की गई बातचीत को मीडिया में साझा भी किया। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि उन्हें निजी बातचीत को साझा नहीं करना चाहिए था। వాని మాటలు ఒకలా ఉంటాయి, తండ్రి ప్రేమ తెలియని వాని మాటలు మరోలా ఉంటాయి. కానీ తండ్రి కోసం ఎదురు చూసే నాలాంటి వాని భావాలు ఎలా ఉంటాయి? जिसने पिता के प्रेम को जाना है उसकी बातें एक जैसी होती हैं। जिसने पिता का प्रेम नहीं जाना उसकी बातें अलग होती हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति जो पिता का इंतज़ार करता है उसकी भावनाएं कैसी होती हैं? अगर हम साथ होते तो शायद मैं पापा शब्द से आपको लाखों बार पुकार चुका होता। लेकिन जब से मुझे समझ आई है, पहली बार मैं आपको पापा कहकर संबोधित करते हुए यह शुरुआत कर रहा हूँ। जब भी आप अनायास या अचानक याद आते हैं, मेरा खून उबाल मारने लगता है। एक दूर दराज के गांव में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर आपने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर 12 राज्यों तक अपना प्रभाव फैलाया। अपने लोगों के बीच सेवा करते हुए माओवाद का मतलब गणपति और गणपति का मतलब माओवादी इस स्तर तक बढ़ना और समानांतर सरकार चलाना कोई साधारण बात नहीं है। आपकी यात्रा में बहुत कठिन परिश्रम रहा होगा। पापा, बचपन से ही मैं आपको देखना चाहता था, आपके साथ समय बिताना चाहता था, अपने सुख दुख आपके साथ बांटना चाहता था, आपके साए में बढ़ना चाहता था। आपके लिए मेरा मन जिस तरह तड़पता है, मेरी पीड़ा के साथ मेरी आंखें हर दिशा में देखती हैं, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। मेरे दिल की पुकार आपको सुनाई नहीं देती। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ आया कि हर परिवार की मुस्कान के पीछे एक पिता की अनदेखी मेहनत छिपी होती है। उस मामले में मुझे पिता की कमी महसूस न हो, इस तरह मुझे जन्म देने वाली माँ ने सब कुछ बनकर मुझे पाला। पापा, आपकी शादी के बाद माँ के साथ बिताए गए मधुर क्षणों को वह कभी कभी अपने दिल की धड़कन की तरह मुझसे साझा करती थी। वह सोचती थी कि इस जीवन के लिए वही मधुर क्षण काफ़ी है और भारी मन से एक लंबी सांस छोड़ती थी। हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति थे, कम बोलने वाले थे और माँ के साथ बहुत प्रेम से रहते थे। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आप दोनों के जीवन को हमेशा के लिए अलग कर गया। जिस राह को आपने चुना उस पर चलते हुए जब आपने गुमनाम जीवन शुरू किया, तब माँ ने कितने वर्षों तक अपने आंसुओं से कितने तकिए भिगोए होंगे, यह किसी को नहीं पता। वह क्या पहनती थी, क्या खाती थी, यह भी किसी को नहीं पता। समाज का सामना न कर पाने के कारण उसने घर की दहलीज पार नहीं की। मुझे पालते हुए उसने अपने दुख को भुला दिया। जहाँ तक मुझे पता है, माँ ने जन्म से अब तक कोई सुख नहीं देखा। बीमारी से जूझते हुए भी उसने अपना साहस नहीं खोया और लड़ती रही। पापा, मैं आपके चुने हुए सिद्धांत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा हो या बुरा, आपने जो निर्णय लिया उस पर डटे रहकर लंबे समय तक संघर्ष करना अपने आप में एक समर्पण है। क्रांति का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है। कई त्याग, कई योद्धाओं की शहादत, कई लोगों ने अपने माता पिता और परिवार को छोड़कर लोगों को जागरूक किया।
उनके लिए संघर्ष किया और लोगों के दिलों में बस गए। ये असाधारण है। पहले की परिस्थितियों की तुलना में आज बहुत बदलाव आ चुका है। समाज के भीतर समस्याएं अभी भी हो सकती हैं, लेकिन आज की पीढ़ी जागरूक है और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप दुनिया से जुड़ी हुई है। आज के युवाओं में छिपी प्रतिभा और कौशल को अगर आपके जैसे लोगों का ज्ञान और अनुभव मार्गदर्शन के रूप में मिले, तो हमारा देश हर क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है और दुनिया के देशों से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक नया नवभारत बना सकता है। मुझे इस पर विश्वास है। शायद मैं आपको ये सब कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन यह मेरी इच्छा है। लेकिन मार्च का महीना खत्म होने को है और गणपति का कहीं अता पता नहीं है, ठीक 50 साल पहले की तरह। ये ठीक 50 साल पुराना किस्सा है 1976 का, जब मंचिरियाल जिले के जनाराम इलाके के तबलापुर के जमींदार पीतांबरा राव की हत्या के मामले में जनाराम पुलिस स्टेशन में 27 साल के एक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस शिक्षक को कुछ महीनों तक जेल में रहने के बाद जब जमानत मिली तो उसके भविष्य का रास्ता तय हो चुका था और वह शिक्षक लापता हो चुका था। पुराने दस्तावेजों को खंगालने से पता चलता है कि 9 सितंबर 1978 को जगित्याला शहर में जब नक्सली नेता कोंडापल्ली सीतारामैया ने जगित्याला जय यात्रा निकाली तो उसमें आज की तारीख के कई चर्चित नाम शामिल हुए। मल्लोजुल्ला कोटेश्वर राव, नल्ला आदि रेड्डी, सीलम नरेश और वह शिक्षक भी, जिसे हम सब मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के नाम से जानते हैं। 1992 से 2004 तक सबसे बड़े नक्सली संगठन पीपल्स वॉर ग्रुप और बाद में नक्सली संगठनों के विलय के बाद गठित सीपीआई माओवादी का महासचिव गणपति माओवादी संगठन का सबसे शीर्ष व्यक्ति है, जिसके आत्मसमर्पण की प्रतीक्षा की जा रही है। भारत में नक्सलवाद के संस्थापकों में से एक चारू मजुमदार जिस तरह जमींदार परिवार से आते थे, वही हाल गणपति का था। पैसे और ताकत से समृद्ध एक जमींदार परिवार से आने वाले गणपति जब अंडरग्राउंड हुए तो परिवार पर पुलिस का दबाव बढ़ा। इसके बाद गणपति की पत्नी और बेटे मुपल्ला श्रीनिवास उर्फ वासु अमेरिका चले गए। बेटा आज भी वही है, जबकि पत्नी इन दिनों कैंसर से पीड़ित होने के बाद हैदराबाद में इलाज करवा रही हैं। और गणपति के बारे में ठीक ठीक कहना मुश्किल है। 1970 के दशक के अंत तक गणपति पूरी तरह भूमिगत हो चुके थे। गिरफ्तारियां हुई, रिहाइयां हुई, लेकिन हर बार वे और गहरे उतरते गए, जंगलों, गुप्त बैठकों की दुनिया में। 1980 का दशक उनके लिए निर्णायक साबित हुआ जब वे पीपल्स वॉर ग्रुप से जुड़े। यहाँ उनका कद तेजी से बढ़ा। वे केवल एक कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि रणनीतिक सोच रखने वाले नेता के रूप में उभरे। 2004 में जब पीपल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का विलय हुआ और सीपीआई माओवादी बना, तो गणपति को उसका महासचिव चुना गया। ये गणपति के जीवन का शिखर था। उनके नेतृत्व में दंडकारण्य के जंगल माओवादी गतिविधियों का केंद्र बन गए। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2018 में उम्र और स्वास्थ्य के कारण गणपति ने महासचिव पद छोड़ दिया। ये केवल पद छोड़ना नहीं था, ये धीरे धीरे मंच से उतरना था। हालांकि सितंबर 2023 तक गणपति बस्तर के जंगलों में बने रहे, लेकिन उसके बाद उनकी मौजूदगी को लेकर केवल कयास ही बचे। 2024 और 25 का समय माओवादी आंदोलन के लिए निर्णायक रहा। ये वह दौर था जब पहली बार साफ दिखाई देने लगा कि 1967 में नक्सलबाड़ी से उठी चिंगारी अब बुझने लगी है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों ने माओवादी ढांचे को हिलाकर रख दिया। बड़े नेता मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वह घटना हुई जिसने नक्सली आंदोलन की दिशा तय कर दी, और वह था मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू का आत्मसमर्पण। गणपति के सबसे भरोसेमंद साथियों में शुमार सोनू, जिसने दशकों तक संघर्ष का नेतृत्व किया, उस सोनू ने जब हथियार डाल दिए और कहा कि सशस्त्र संघर्ष अब निरर्थक हो चुका है, तो ये एक विचारधारा का पराजय जैसा था। सोनू ने अपने साथियों के साथ 227 हथियार भी सौंपे, लेकिन उससे कहीं अधिक उन्होंने उन सपनों को छोड़ा जिन पर यह पूरा आंदोलन खड़ा था। किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक आंदोलन के लिए सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब वह बाहरी ताकतों से हारती है। सबसे कठिन क्षण वह होता है जब उसके अपने लोग उस पर विश्वास खोने लगते हैं। आज माओवादी आंदोलन उसी मोड़ पर खड़ा है। क्रूरता और हिंसा के प्रतीक बन चुके नक्सली आंदोलन के अधिकांश लड़ाके
अब लोकतंत्र का रास्ता अपना चुके हैं। गणपति जैसे नेता सबसे ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं। ऐसे में उनके सामने गुमनाम रहकर भागे भागे फिरने या आत्मसमर्पण करने के अलावा चारा क्या है? अब जबकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित 31 मार्च को देश से नक्सलवाद की समाप्ति की तय सीमा पास आ चुकी है, तब सबको इस बात की बेसब्री से प्रतीक्षा है कि गणपति का नंबर कब आएगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।